देखो स्टूडेंट्स, हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप रेफरेंस लेवल मानते हो सरफेस को, जहां पे भी, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हो, तो अगर आप एच हाइट ऊपर जाओगे उससे, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी mgh, और अगर एच हाइट नीचे आओगे तो उसमें लिखी जाएगी -mgh। अब मान लीजिए कि बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन है, उससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये ग्राउंड सरफेस है, और यहाँ पे एक रॉड जो है इस तरीके से, जिस रॉड की मास जो है बच्चों, जिस रॉड का मास जो है वो m है, और इसकी लेंथ जो है बच्चों वो l है। और मान लो ये जो रॉड है, ये रॉड जो है मान लीजिए h हाइट पर। तो मैंने आपसे पूछा कि भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस सरफेस से इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो निकालना बड़ा ही आसान है इसकी, अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें हम, तो हमें तो पता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर एक जगह को रेफरेंस लेवल मान सकते हैं। तो यहाँ पे इस सरफेस को अगर मैं रेफरेंस लेवल मान लूं, तो रेफरेंस लेवल मान लूंगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान लूंगा बच्चों, जीरो। तो एच हाइट ऊपर कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब देखो, इसका जो हर डीएम मास है, एवरी पार्टिकल ऑफ डीएम मास, ये हमेशा कितनी हाइट पे बच्चों, एच हाइट पर, एच हाइट पर। हर पार्टिकल का मास, हर जो एलिमेंट्री मास है वो एच हाइट है, मतलब टोटल मास का जो हाइट है वो वेरी नहीं कर रहा है, वो सेम एच हाइट पे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ बच्चों, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस रॉड, इफ वी एज्यूम ग्राउंड एज रेफरेंस लेवल वेयर वी हैव एज्यूम पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो एच हाइट ऊपर एम मास की रॉड का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। तो ऐसा इसलिए लिख पाए क्योंकि इसमें रॉड में जितने भी मासेस, पॉइंट मासेस बनेंगे, वो सब एच हाइट पे थे बच्चों, इसलिए ऐसा लिख पाए। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं आपसे ऐसे पूछता कि भाई अब कितनी पोटेंशियल एनर्जी इस रॉड की, अगर रॉड ऐसे ना रखे होकर ऐसी रखी होती, देखो इस तरीके से, अब इस रॉड का मास वही आपका बच्चों m है, और जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, l है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस रॉड का पोटेंशियल एनर्जी बताओ, इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, कि सरफेस के रेस्पेक्ट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, है ना। तो अब इस टाइप का जब सवाल आएगा, क्योंकि अब ध्यान से देखो, तो इस रॉड का हर जो पॉइंट मास है, डीएम 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 डीएम, उसकी हाइट अलग अलग है। तो अब एमजीएच कैसे निकालोगे, हाइट तो अलग अलग आ रहा है। पहले तो सब में हाइट सेम थी तो दिक्कत नहीं थी, आपने सारे मासेस का टोटल करके एमजीएच लगा दिया। यहाँ पे लेकिन एमजीएच नहीं लगा पाओगे ना डायरेक्टली, क्योंकि हर एलिमेंट जो है रॉड का, उस पर जो आपका बच्चों एमजीएच है, मतलब एच है जो है वो वेरी कर रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो उसको हम देखो सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हर जो पार्टिकल का मास है वो ग्राउंड सरफेस से अलग अलग है। हालांकि ग्राउंड सरफेस को हमने रेफरेंस लेवल मान लिया, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको जीरो मान लेते हैं। अब आपको एक एलिमेंटल मास लेना पड़ेगा जिसकी आप छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी लिख पाओ। तो आप एक काम करो, ऊपर एक्स पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट ले लो बच्चों, जिसको हम dx लेंथ का मान रहे हैं, और इस छोटे से एलिमेंट dx में छोटा सा मास जो है, पॉइंट मास जो है, उसको dm ले लें। अच्छा, dm की क्या वैल्यू है, तो dm की वैल्यू आप लिख सकते हो, dm जो मास है वो dx लेंथ में, और मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा बच्चों, तो मास पर यूनिट लेंथ है m/l, और dx लेंथ में कितना है, तो मास पर यूनिट लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो dx से, ये सब आप जानते हो। तो ये dm को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो dm is the mass in length dx and per unit length mass is m by l, total mass upon total length, तो m by l into dx। तो ये हमारा छोटा सा मास dm आ गया। अब dm की वजह से अगर इसको रेफरेंस लेवल माना है, तो x दूरी पर जो छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस छोटे से मास की du, वो कितनी हो जाएगी बच्चों, dmg into x, और dm की वैल्यू लिख दो यहाँ पे m by l इंटू जी इंटू एक्स, और dx मैं बाद में लिख रहा हूँ। तो ये छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी du हो गई। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, तो बच्चों आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लो। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू जीरो से लेकर l लेंथ तक वेरी कर रही है, तो जीरो से l उसको वेरी करा दो। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, m बाई एल इंटू जी, और एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, और लिमिट रखोगे तो ये एल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा बच्चों।
तो ये एल और ये एल कैंसिल, तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम है, जो रॉड की जो ग्राउंड पे रखी हुई है इस तरीके से वर्टिकल, उसकी क्या आंसर है बच्चों? उसका क्या आंसर है देखो, एम जी एल बाई टू। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन के मदद से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं चीजें। और देखें, अगर मैं आपसे बोलता कि इस तरीके से अगर आपको एक सिस्टम दिया जाए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो। जैसे यहाँ पर मैं बोलता कि एक भाई सपोर्ट है यहाँ पर, और वो रॉड जो है उस सपोर्ट से ऐसे हैंग कर रही है। इस रॉड का मास अभी भी m है और लेंथ जो है वो अभी भी l है, और ये ग्राउंड सरफेस से ऊपर हैंग कर रही है। ये आपका ग्राउंड सरफेस है ना बच्चों? और ग्राउंड सरफेस से ये बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है रॉड का, वो h हाइट ऊपर है। अब आपसे पूछा गया कि बताइए कि इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो अब आप सोचो, जैसे इसको आपने सोचा है ऊपर वाले क्वेश्चन को, वैसे ही आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार आपको इसको जरूर ट्राई करना चाहिए अपने आप से, है ना? फिर मैं सॉल्यूशन तो बता ही रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में भी आप ग्राउंड को अगर रेफरेंस लेवल मान लेते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 मान ली। तो इससे हर एलिमेंट का इस रॉड पर जो भी मास है, डीएम 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 लेंगे, तो उसकी हाइट चेंज हो रही है। तो आप एक पर्टिकुलर हाइट पे नहीं लिख पाओगे, है ना? तो फिर हमें वैसे ही एलिमेंटल मास एक लेना पड़ेगा। तो हम ये रॉड के बॉटम मोस्ट पॉइंट से x दूरी पे जाके एक dx विड्थ का एलिमेंट ले लेते हैं, जिसका छोटा सा मास dm हम मान सकते हैं, है ना बच्चों? तो ये dm की वैल्यू कितनी होगी वो तो आप लिख ही सकते हो। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, m बाई एल, और मल्टीप्लाइड बाई छोटा सा लेंथ dx, तो ये हमारे पास dm आ जाएगा। तो dm हमें मिल गया। अब इस dm मास का अगर ग्राउंड को रेफरेंस माना है, तो कितनी हाइट ऊपर है बच्चों, h प्लस एक्स। तो जो छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी du आएगी, वो आ जाएगी dm g h प्लस एक्स। और dm की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, m बाई एल, और यहाँ पर जो है g, और dx जो है वो बाद में लिख लो, तो h प्लस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी डी यू आई। अगर हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर दो, कहाँ से कहाँ तक, x की लिमिट हो जाएगी 0 से l। तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी बाई एल आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो h बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन 0 टू l, तो ये l बचेगा, प्लस ये x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो ये बचेगा l स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है एम जी बाई एल, ये तो एल चल ही रहा है ना? और यहाँ से एल कॉमन ले लो, एल कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा एच प्लस एल बाई 2। तो ये एल और एल कैंसल, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बचा एम जी एच प्लस एल बाई 2। तो ये आपके इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, अगर ग्राउंड को रेफरेंस लेवल मानते हुए हमने निकाला, है ना? हालांकि मैं आपको बताऊं तो ये तो हो गया जनरल तरीका, इस तरीके से आप सोच सकते हो। लेकिन इसका एक और स्मार्ट तरीका है पोटेंशियल एनर्जी को सोचने का, वो आप देखें। एक्चुअली में ये तरीका हालांकि आपको बाद में और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा ऐसी बता देता हूँ, है ना? एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप ऐसा समझो कि कोई भी बॉडी होती है, उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, उसको हम सेंटर ऑफ मास मान सकते हैं। मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे हम पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। अब ये जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, उसमें सेंटर ऑफ मास आएगा, है ना? तो वहां पे तो हम उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि सेंटर ऑफ मास हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वह कैसे हमें चीजों को एनालाइज करने में हेल्प करता है, और बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है उसका, ये आपको समय के साथ समझ में आएगा, है ना? और उसमें ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं सेंटर ऑफ मास और आपके रोटेशनल मोशन में। अब खैर हम उस पे तो बाद में जाएंगे, पहले यहाँ पे देखें कि अगर मैं आपको ऐसे ही बोलूं कि सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का उसका ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, तो आप खुद बताओ, अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास की बात करूं, इस रॉड की, तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या होगी, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होगा बच्चों रॉड का, मिड पॉइंट। मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है
वो कितनी दूरी पे होगा? आप ध्यान से देखो, ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये हो जाएगा L/2 दूरी पर। तो पूरी बॉडी का मास आप यहाँ कंसंट्रेटेड कर लो, कैपिटल में। और ये कितनी हाइट पे है ग्राउंड से बच्चों? तो सेंटर ऑफ मास की हाइट है जो, मतलब L/2। तो आप डायरेक्ट इसको अब पॉइंट मास कंसीडर करके लिखो पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑल्टरनेटिव मेथड, तो इस ऑल्टरनेटिव मेथड में आप क्या कर सकते हो कि आप ऐसे लिखो, जो पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो ना mg, तो mg यहाँ पर हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये ट्रिक लगाओ तो आप इंटीग्रेशन से बच जाओगे, इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी है बच्चों? L/2। तो यहाँ पे हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास L/2 लिख देते हैं हम। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mg/L/2। देखो आंसर, डायरेक्ट आंसर। वैसे यहाँ पे भी आप कर सकते हो, इसका भी सेंटर ऑफ मास जो है इसके मिड पॉइंट में होगा, मतलब ये सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये जो दूरी होगी रॉड के बॉटम से, ये L/2 होगी। तो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ग्राउंड वो कितनी हो जाएगी बच्चों? H+L/2, H+L/2। तो आप ये वाली, ये कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करो, देखो तब भी आ जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास, mg हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज इक्वल्स टू H+L/2। तो देखो डायरेक्ट आंसर, एक लाइन में आंसर। क्योंकि अभी तो ये बच्चों मैं सिर्फ आप लोगों को लिखना सिखा रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी करें, ये सवाल नहीं है। सवाल तो अभी आएंगे वर्क एनर्जी पावर में, वहां पे ये सब आपको निकालना पड़ेगा। तो वहां पे अगर आप ये इंटीग्रेशन करने बैठ जाओगे तो सवाल ही सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा आपको। तो ये चीजें आनी चाहिए, हमें डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। जैसे मैंने आपको वर्क को डायरेक्ट लिखना सिखाया, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी भी आपको डायरेक्ट लिखनी आनी चाहिए। फिर अभी काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, तो कुल मिला के आपको बाद में क्वेश्चन जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन के करने हैं। तो वहां पे ये सब छोटे छोटे पार्ट होंगे एक बड़े क्वेश्चन के, ये मैं आपको केवल लिखना सिखा रहा हूँ। अब क्वेश्चन करेंगे जब हम, तो हम देखेंगे कि वहां पे ये छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो कैसे यूज होते हैं, कैसे यूटिलाइज होते हैं। तो आई होप आपको ये जो अल्टरनेटिव मेथड है, ट्रिक है, ये भी आपको समझ में आए अभी। लेकिन हालांकि सेंटर ऑफ मास के लिए आप चिंता नहीं करें, सेंटर ऑफ मास कैसे आता है इसकी पूरी कैलकुलेशन करना हम सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, है ना। अभी तो आप इतना सोचें कि इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास की तरह काम करेगा, बाकी एक्चुअली में कैसे निकाला जाता है ये हम समय के साथ सीखेंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। देखिए बच्चों, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो आपका R रेडियस का है, और इस बॉल के ऊपर एक ऐसी चेन, ये चेन लगी हुई है ना बच्चों। तो चेन को यहाँ से फिक्स कर दिया है, और ये क्वार्टर सर्कल में आप मानो चेन की पूरी लेंथ है। चेन का मास कैपिटल M है। आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा। तो बताते हैं भाई। देखिए, सबसे पहले तो जो हेमिस्फेरिक बॉल का नीचे का सरफेस है, बेस है, उसको आप रेफरेंस लेवल मान लो। एक जगह तो हम रेफरेंस लेवल मानते ही हैं, वो आपको पता है। रेफरेंस लेवल जहां हमारा, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं हम, ये भी हम जानते हैं। अब यहाँ पर क्या है, फिर से यही दिक्कत है कि हर एलिमेंट का जो हाइट है बच्चों वो लगातार चेंज हो रहा है, तो आप डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे, फिर हमें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे कैसे एलिमेंट तोड़ेंगे, तो देखो उसका तरीका क्या है। बेसिक मैथ्स में आपको मैं कई बार बोल चुका हूँ, जब भी ऐसे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होते हैं तो थीटा पे जाकर डी थीटा से तोड़ना चाहिए हमें एलिमेंट, है ना। ये मैं बेसिक मैथ्स में आपको बता चुका हूँ इंटीग्रेशन में, कि कौन से स्ट्रक्चर को कैसे तोड़ा जाता है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट था। तो खैर हम तो जाते हैं थीटा पे जाके एक एलिमेंट तोड़ा हमने डी थीटा का, ये छोटा सा। और डी थीटा का ये जो एलिमेंट है, इसकी अगर आप लेंथ देखें, लेंथ, तो ये हो जाएगा आर डी थीटा, क्योंकि ये रेडियस तो आर है भाई, एंगल डी थीटा है, तो आर्क लेंथ क्या होता है, मतलब डी थीटा होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ हो जाएगा रेडियस इंटू डी थीटा। तो आर्क लेंथ जो है, छोटी सी आर्क लेंथ, छोटा सा लेंथ, एलिमेंटल लेंथ, जिसका मास जो है बच्चों, एलिमेंट का छोटा सा मास डीएम है, उसको हम लिख रहे हैं, उसकी लेंथ लिख रहे हैं आर डी थीटा। तो आई होप आपको ये तो समझ में आता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, तो ये जो डीएम मास है इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, अगर आप टोटल लेंथ देखें इस चेन की एल, तो ये तो क्वार्टर सर्कल में है ना, तो सरकमफ्रेंस का डिवाइड बाई 4 कर दो, टोटल सरकमफ्रेंस डिवाइड बाई 4, तो 2 पाई आर बाई 4 करोगे तो पाई आर बाई 2 आ जाएगा। तो ये जो इसकी लेंथ है चेन की, वो पाई आर बाई 2 है, ये भी हमें समझ में आती है। टोटल लेंथ ऑफ द चेन जो है वो पाई आर बाई 2 है। तो ये छोटा सा मास डीएम कितना होगा बच्चों, तो ये छोटा सा मास डीएम हम निकाल सकते हैं। तो डीएम हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू
लेंथ ऑफ द एलिमेंट दैट इज आर डी थीटा। तो मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, टोटल मास m है और लेंथ जो है वो है पाई आर बाई टू, तो टू जो है वो ऊपर चला जाएगा, इनटू आर डी थीटा, जो लेंथ एलिमेंट की जो लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर दो, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द एलिमेंट, तो आपको छोटा सा मास मिल जाएगा डीएम। तो यहाँ से आर और आर कैंसिल हो जाएगा, तो डीएम की वैल्यू आ जाएगी 2m d थीटा बाई पाई। तो देखो बच्चों हमने डीएम की वैल्यू निकाल ली। अब इस छोटे से डीएम को देखें हम, मैं फिर से यहाँ बना रहा हूँ, देखो ये सेंटर है, ये हमने थीटा एंगल पे गया, तो ये जो पार्टिकल है ये छोटा सा एलिमेंट है जो है डीएम, तो इसकी हाइट रेफरेंस लेवल से कितनी है, ये हाइट, ये एच, तो ये हम निकाल सकते हैं। देखो बच्चों ये है रेडियस आर, ये एंगल थीटा, ये हाइपोटेनिस, तो ये परपेंडिकुलर निकालना, परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेनिस इंटू साइन थीटा, तो आर इंटू साइन थीटा हो गया। तो इस डीएम मास की जो हाइट है किसी भी थीटा पर वो है आर साइन थीटा। तो हम यहाँ पे अब छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी इस छोटे से डीएम मास का लिख सकते हैं, डीएम इंटू जी इंटू इसकी रेफरेंस लेवल से हाइट, तो ऊपर गए हैं आर साइन थीटा, एच हाइट जो है। अब यहाँ पे डीएम की वैल्यू पुट करो, तो भाई डीएम की वैल्यू है टू एम बाई पाई इंटू जी, डी थीटा को बाद में लिखेंगे, इंटू आर इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये लिख दिया बच्चों। टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, तो 2m/पाई जी इंटू आर, ये सब कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे थीटा का कहां से कहां तक, तो ये बच्चों डीएम यहां से चालू हुआ है ग्राउंड से, तो जब यहाँ पे डीएम था तो जो एंगल था वो 0 डिग्री था, इसको रेफरेंस लिया ना 0 डिग्री, और फाइनल एलिमेंट यहाँ है, तो इस रेफरेंस से जब यहाँ पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, पाई बाई टू, तो यानी कि ये जो है लिमिट वो 0 से पाई बाई टू आएगी। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 2m g इंटू आर बाई कितना हो जाएगा, पाई साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो होता है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट 0 से पाई बाई टू, तो कॉस पाई बाई टू रखोगे तो 0 मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस 0 हो जाएगा 1, तो 0 प्लस 1, तो 1 बचेगा, मतलब यही हमारा आंसर है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल बिकम 2mgr बाई पाई। तो दिस इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको मेथड समझ में आई होगी, और इस तरीके से जब भी हाइट चेंज वेरिएशन होगा तो आप इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन करना अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, इतनी अकल आपको लगानी पड़ेगी, और अकल लगाकर फिर ये देखना पड़ेगा कि उसका इंटीग्रेशन कैसे हो सकता है, और फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। अब बच्चों आप लोग बहुत प्रैक्टिस करते चल रहे हो शुरू से, है ना, तो अब आपको ऐसी चीजें बननी चाहिए, है ना, देखते ही साथ समझ में आना चाहिए कि मुझे इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करना है। तो प्रैक्टिस करते जाओ, सीखते जाओ। तो देखिए बच्चों, अब इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, तो पोटेंशियल एनर्जी को उन्होंने कंपेयर करवाया था। उन्होंने बोला था कि ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ पर एक रॉड जो है इस तरीके से रखी हुई थी जिसका मास m था, और इसकी लेंथ पाई आर बाई टू, पाई आर बाई टू, है ना, ऐसा उन्होंने कहा हुआ था। फिर एक रॉड, ये फर्स्ट कंडीशन में रॉड है, फिर एक बार रॉड को ऐसे रखा गया, उसी रॉड को जिसका मास m है और लेंथ फिर से उसकी पाई आर बाई टू है, ये सेकंड केस है जिसमें रॉड को ऐसे रखा गया। फिर उसके बाद थर्ड केस में जो ये रॉड है इसको ऐसे क्वार्टर सर्कल में मोड़ दिया गया और ऐसे रखा गया, ये क्वार्टर सर्कल में मोड़ दिया गया जिसका रेडियस जो है बच्चों वो r है, तो इसकी जो लेंथ है पाई आर बाई टू है और मास जो है वो कैपिटल M है। अब आपसे बोला गया कि कंपेयर द पोटेंशियल एनर्जी इन 3 केसेस, कंपेयर द पोटेंशियल एनर्जी इन 3 केसेस, इन 3 केसेस में कंपेयर करना है पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन दिए थे u1 इज ग्रेटर देन u2 प्लस u2 इज ग्रेटर देन u3, या फिर u1 इक्वल्स टू u2 प्लस u3, इस तरीके के ऑप्शंस थे, है ना। मैं आपको कोई ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ, हम तो डायरेक्ट देखते हैं भाई कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है, उसको कंपेयर कर लेते हैं। तो अब आप ध्यान से देखें तो इसकी हाइट जो है बच्चों वो कितनी है, देखो आप लोग, मतलब इसकी हाइट भी आपको क्वेश्चन में दी है पाई आर बाई टू, मैं देना भूल गया, लेंथ भी पाई आर बाई टू है और इसकी हाइट जो है वो भी पाई आर बाई टू है, वो ऐसे बोल रहा है। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, U1, तो बच्चों लिख लो, ये तो हम जानते हैं इसका हर एलिमेंट
पाई आर बाई 2 हाइट पर है, तो डायरेक्ट इसको रेफरेंस लेवल माना, रेफरेंस माना तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी, तो आपको क्या लिख सकते हो यहाँ पर एम जी एच, एच की वैल्यू है पाई आर बाई 2। तो ये आंसर आ गया भाई। इसमें अगर सेकंड केस में हम U2 देखें तो इसमें U2 लिख सकते हैं, देखो इसका सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना आता है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। तो इसका सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पर है, पाई आर बाई 2/2 है ना, इसका आधा, तो ये पाई आर बाई 4 हो जाएगा। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट लिख सकते हैं एम जी एच ऑफ सेंटर ऑफ मास, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो पाई आर बाई 4। फिर उसके बाद U3 देखें बच्चों, U3 अभी हमने निकाला, अगर ये पाई आर लेंथ की ऐसे रॉड है या चेन है एम मास की, और ऐसे क्वार्टर सर्कल में रखी हुई है आर रेडियस के, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों ये होता है, ये हमने निकाला, ये रिजल्ट याद रखिएगा, काफी जगहों पे काम आता है रिजल्ट। तो ये हो जाएगा 2mg/पाई। अब आप ध्यान से देखो, इसमें ये U1 जो है ये mg पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 mgr, पाई बाई 2 जो है ये ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू 2 से बड़ी होती है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों पाई बाई 4, तो पाई से 4 की वैल्यू बड़ी है, तो ये पॉइंट में आएगा, मतलब U1 सबसे ज्यादा है, U2 तो उससे कम है, और U3 भी कम है, क्योंकि इसमें 2 बाई पाई है, तो इसमें भी 3.14 ज्यादा होता है, तो इसका भी जो आएगा वो पॉइंट में आंसर आएगा, तो पॉइंट कुछ mgr आएगा, इसमें भी पॉइंट mgr आएगा, लेकिन इसमें 1 पॉइंट समथिंग mgr आएगा। तो सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो हमें क्लियरली दिखाई दे रही है कि U1 है। कंपैरिजन एक्चुअली में U2, तो U1 तो बच्चों सबसे ज्यादा है, ये हमें समझ में आता है। U2 और U3 में कंपेयर करो, अब इसको कैसे कंपेयर कर सकते हो, mgr तो दोनों में कॉमन है, पाई बाई 4 की वैल्यू निकालो और 2 बाई पाई की वैल्यू निकालो। जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 2 बाई जो पाई आएगा उसका आंसर छोटा आएगा, और पाई बाई 4 का आंसर बड़ा आएगा। इसका मतलब U2 जो है वो U3 से ज्यादा होगा, तो U1 इज ग्रेटर देन U2 इज ग्रेटर देन U3। अब लेकिन इस रिजल्ट को वही बच्चा निकाल सकता है स्टूडेंट्स जिसको ये पता हो। अब जिसको यही पोटेंशियल एनर्जी निकालती नहीं आती होगी, इंटीग्रेशन करता नहीं आता होगा, वो इन सवालों का कैसे जवाब देगा, है ना। इसलिए ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें हमें आनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेरियस स्ट्रक्चर में अगर हाइट चेंज हो रही हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से निकाली जाती है ना। तो मैंने एक आपको क्वार्टर सर्कल ही बना दिया, कई बार इसको सेमी सर्कल भी ले लेते हैं, तो उसके लिए भी आप सॉल्व करोगे, उसके लिए जब सॉल्व करोगे तो यही पोटेंशियल एनर्जी आएगी, करके देखना, आपको मैं होमवर्क पे छोड़ता हूँ, है ना। तो ये पूरी जो लेंथ है वो पाई आर लेंथ हो जाएगी, पूरा सेमी सर्कुलर चेन लेके देखना एम मास का, करके देखोगे तो रिजल्ट यही आएगा। मैंने आपको हिंट दे दिया है, और इसी तरीके से थीटा पे जाके डी थीटा करना, पूरा ऐसे ही सॉल्व होगा, बस 0 से पाई लग जाएगा लिमिट, 0 से पाई सॉल्व करके देखना, ऐसे ही आंसर आता है उसका भी, है ना। तो आप लोग इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हो। रॉड भी मैंने वर्टिकल ले ली, हैंग भी कर ली, तो इस तरीके से आप कोई भी स्ट्रक्चर पूछा जाएगा उसकी आप पोटेंशियल एनर्जी मेरे ख्याल से आसानी से लिख पाओगे। तो आई होप इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं।